गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ बेटा, लास्ट क्लास तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? सर No. वो जो लास्ट में अपने फोर्स एंड पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा और एक बार बोल। ये हाँ सर, उसमें जो एकदम थर्ड वाला एग्जांपल आप लिखे ना, ये वाला। हाँ सर। ये तो पोलराइजेशन का केस बताया है बेटा। हाँ सर, ये वाला समझ लिया। थोड़ा सा बताया तो इसके बारे में, फिर भी मैं एक और शीट ले लेता हूं। हाँ बेटा, जरा समझो इसमें। मैंने बताया था कि कोई भी एटम, अगर हम उस आइसोलेटेड एटम को देखें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है। लेकिन अगर हम उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लेकर आए जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने उसको पोलराइज कर दिया। तो उसी में देख लेते हैं, वहां लिखी हुई फिगर बनी हुई है। जैसे ये एटम था, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह था। मैंने पास में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसकी वजह से इसके नेगेटिव चार्ज इस तरफ और अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होंगे। तो कुछ इस तरह से जो एटम था वो पोलराइज हो जाता है, उसमें दो पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो ये पोलराइजेशन क्या हो रही है? नेगेटिव चार्ज का सेंटर मतलब? देखो, आप इस तरह सोच सकते हो कि अभी तो आप मान लो कि ये सिमेट्रिकली इस तरह से चल रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसका सेंटर मैं यहां एज्यूम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने ये रख दिया तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे इसके अट्रैक्शन की वजह से। यस सर। और पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होकर थोड़ा सा राइट में चला जाएगा। यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यस सर। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है पोलराइजेशन। Sir, हाँ बेटा। sir, can this happen in conductors, sir? Because उसमें तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे ना, तो बिल्कुल। एटम में तो इलेक्ट्रॉन ही वो हैं, क्या नाम है, फ्री हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। जो फ्री हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी में भी ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम आता है, बाकियों का इफेक्ट ज्यादा आता है। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो मैं इसकी थोड़ी और डिटेल बताऊंगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, कि पोलराइजेशन से क्या होता है। पोलराइजेशन का इफेक्ट मेनली आपको इंसुलेटर्स में, या जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, उसमें नजर आता है। कंडक्टर में दूसरा इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है, तो ये इफेक्ट हमें पता ही चलता कि इससे कुछ हो भी रहा है। ठीक है सर। और सर जो एकदम लास्ट में आपने वो फोर्स डिक्रीज क्यों करता है कोई भी मीडियम में, उसका क्या रीजन दिया था सर? मैंने यही दिया था बेटा, Q2 Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा है F1 एयर में, अगर मैंने मीडियम में रख दिया तो Q2 Q1 पे तो अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जो ये पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस आ गए हैं, इनकी वजह से एक राइट डायरेक्शन में एक छोटा सा फोर्स और लग रहा होगा। यस सर। तो Q1 पे जो नेट फोर्स है वो तो अब F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा, और ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स पहले से रिड्यूस हो चुका होगा, F1 माइनस F2 के बराबर। तो जो F2 लिखा है सर, वो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होगा सर? देख, अभी यहां पे भी बताया था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा है और यहां कम है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें नेट फोर्स राइट में लगेगा। यस सर। तो वही सिचुएशन तो यहां पर भी आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव ज्यादा, यहां नेगेटिव कम, तो इस पे फोर्स राइट में लगेगा। ओके सर। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो सब्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव हो तो ऐसा होगा, कोई भी सिचुएशन देख ले, हमेशा F2 की वैल्यू इस F1 के अपोजिट आएगी, इसलिए फोर्स रिड्यूस हो जाता है। सर लेकिन एक साइड ज्यादा कैसे हो रहा है सर? एक साइड ज्यादा एक साइड कम? नहीं बेटा, वो तो कितना होगा वो तो इस पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है।
अब डाइइलेक्ट्रिक जो है उसमें इतना ज्यादा तो अलग सेपरेट नहीं होंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दे। अगर कंडक्टर होता तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं और नेट जीरो हो जाता है कंडक्टर के केस में, लेकिन क्योंकि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कुछ फोर्स इस पोलराइजेशन की वजह से, कुछ फोर्स राइट में आया, बहुत मामूली सा, लेकिन जो भी आया उसकी वजह से फोर्स रिड्यूस तो हुआ। यस सर, यस सर। आगे सर। हाँ बेटा, कोई और कुछ भी पूछ रहा था अभी? नो सर। बोल बेटा। डीपीपी 2 की बात कर रहे हो? Yes, sir. हाँ बोलो। The question is two copper balls, each weighing 10 kg, are kept in air 10 centimeters apart. If one electron from every 10 to the power 6 atoms is transferred from one ball to another, the Coulomb force between them is. प्रोसेस बता रहा हूं, करना आपको है। Okay, sir. आपको एक बॉल दे रखी है, उसका मास गिवन है। दो बॉल्स दे रखी हैं जिनके मासेस सेम है, गिवन है मास कितना है, दे रखा है मास बॉल का बेटा। हाँ, कॉपर बॉल का मास दे रखा है 63.5. ठीक, और उस कितना दे रखा है? 63.5. ये तो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, बॉल का मास भी इतनी 10 ग्राम, नहीं दे रखा. 10 ग्राम है। 10 ग्राम, 10 kg. 10 केजी है। 10 ग्राम ईच है सर। 10 ग्राम है। देखो, आपको इसका मास गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। Yes, sir. इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। Yes, sir. इतने एटम हैं, और उसने कुछ ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन कितने एटम से ट्रांसफर किया गया है, ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। Yes, sir. कितना दे रखा है वो फिगर? 10 to the power 6 atoms. 10⁻⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर इतने एटम हैं तो इसको अगर मैं 10⁻⁶ से डिवाइड कर दूं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना चार्ज निकाला गया। Yes, sir. और हुआ क्या, एक से निकाल के दूसरे में डाला है। Yes, sir. इतना चार्ज एक पर आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। भाई एक से निकाला दूसरे में डाल दिया, तो जितना इसमें से निकला उतना उसमें चला गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव, तो दोनों पे चार्ज मिल गया। Yes. दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास है, फोर्स निकाल सकते हो। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या प्रोसेस समझ में आ गया? Yes, sir. कोई और दिक्कत किसी को? तो एक क्वेश्चन और था. हम्म The force between 2 point charges is 10 millinewton. Calculate the force if the distance between them is increased by 50%. डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। Yes. ठीक है, पहले डिस्टेंस मान लिया r का है, तो मैं कह सकता हूं 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब नया फोर्स निकालना है और 50% इंक्रीज करने का मतलब अब डिस्टेंस 1.5 r कर दिया। 1.5. भाई r का 50% बढ़ाओगे तो 1.5 r हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा? r का 50% ऑफ r इज r/2। Yes, sir. इतना इंक्रीमेंट हुआ, पहले r था और r/2 इंक्रीज कर दिया, तो 3/2r मतलब 1.5 r हो गया नया रेडियस, नया डिस्टेंस। Yes, sir. तो नया फोर्स जो हो जाएगा वो सिंपली आप कह सकते हो 1.5 r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। Yes. इसमें आप लिख दो 1/1.5 का स्क्वायर अलग, बाकी जो बचा वो तो यही f है, मींस 10 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा। नया फोर्स f' अगर मान लो उसको, तो सिंपल। कोई और डाउट किसी का? नहीं, चलो बढ़िया।
बेटा ऐसे तो रटी हुई नहीं है। सर दे नहीं Impurity रखी है। ना क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में या तो वो दे रखी होगी या वही निकालना होगा, बाकी डाटा। निकालनी नहीं। गिवन नहीं थी सर वो। अच्छा निकालनी भी नहीं थी और गिवन भी नहीं थी। यस सर। नहीं ऐसे Yes. वो फिर वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, गिवन होगी। हमें किसी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रटनी नहीं है, सिर्फ सिर्फ कंडक्टर की ध्यान रखनी है कि कंडक्टर की इनफाइनाइट होती है बस, बाकी किसी की हमें याद नहीं रखनी। तो जैसे स्कूल में बताया था कि वाटर की 80 होती है। हाँ तो 80 है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ मैं यूज नहीं करूंगा। सर आई थिंक 80 गिवन थी उसमें क्वेश्चन में। गिवन होगी तो ही यूज करना है बेटा। वाटर में अगर मैं थोड़ी सी इंप्योरिटीज डाल दूं, two charges at a distance d apart, if a copper plate of thickness d by 2 is kept between them, the effective force will be. सिद्धार्थ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने, ये हमारे रेंज से बाहर हैं, कई बुक्स में दे रखे हैं और ये गलत। डीपीपी का क्वेश्चन है। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, यस सर। यस बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। Sir, zero answer. भूल जाओ, इसे भूल जाओ। ये एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन के फंडे से होता है, इमेजिंग प्रोसेस से होता है। ये नहीं करना कि एक कंडक्टर रख दिया और यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, इसकी इमेज लेकर फिर फोर्स निकालते हैं, लेकिन ये हमारे लेवल पे नहीं है, हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने। इसका आंसर होगा द फोर्स विल नॉट चेंज। ओके सर। होती है सर, वैसे तो फोर्स 0 आएगा ना। क्यों जीरो क्यों आएगा? तो द फोर्स विल नॉट क्योंकि वो चेंज। कंडक्ट करने ही नहीं देता। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़नी पड़ेगी, तब मैं समझा सकता हूँ ऐसा क्यों है। तो एक क्वेश्चन और है। हाँ बट ये ऐसे क्वेश्चन अभी आपने नहीं, अभी क्या मतलब करने ही नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कभी ना कभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, पर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने। तो सर ये एयर प्रिमिटिव वाले से नहीं कर सकते है बेटा? सर एयर प्रिमिटिविटी वाले आइडिया से कुछ नहीं कर सकते इसको। एयर परमिटिविटी से क्या करेंगे? कई बुक्स में ना ऐसा भी दे रखा है कि यहाँ पे चार्ज Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया और यहाँ पे बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया कुछ पार्ट के लिए। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। कंडक्टर को भी तो मैं एक डाइलेक्ट्रिक कह सकता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है। ऐसे क्वेश्चंस अभी हमें नहीं करने, ये हमारी रेंज, हमारी लिमिट से बाहर है अभी। सर हाँ बेटा। सर ये एक क्वेश्चन है डीपीवी का। टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स with charges plus 2q and minus q are separated by some distance, exert force F on each other. They are joined by a conducting wire which is then removed. The force between them. दोबारा से चार्जेस बता कितने कितने थे? सर plus 2q minus q. और डिस्टेंस दे रखा था, फोर्स कितना दे रखा था इनके बीच में? सर फोर्स F. फोर्स F। देख पहले तो ये डिस्टेंस मान लिया R का है, तो ये जो F की वैल्यू होगी ये K2Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होगी। यस सर। जब मैं इनको किसी वायर से कनेक्ट कर देता हूं, देखो आपका माइक ऑन है, आवाज रिपीट हो रही है बेटा, माइक ऑफ कर लिया करो। जब इनको मैं वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं। इस पे चार्ज 2q, इस पे माइनस q, टोटल मिलाकर है q का, तो इस पे आ जाएगा q/2 और इस पे q/2। अब इनमें जो नया फोर्स आएगा अगर वो F डैश है तो वो k इंटू q/2 इंटू q/2 अपॉन R स्क्वायर का होगा। इसे कंपेयर कर, ये वैल्यू जो है इसकी 1/8 है। देख मैं 1/8 टाइम्स अलग कर दूं, 2 और एक मैंने 2 अपनी तरफ से लगा दिया, तो 2kq स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। और ये है 2kq स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये वैल्यू तो F हो जाएगी। यस सर। यानी कि आंसर F/8 आ जाएगा। ओके तो एक क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिकल। सर चार्ज इक्वल कैसे हो गए सर? उसमें दे रखा है कि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल में हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। ओके सर। तो क्वेश्चन बोल बेटा। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन. If we increase 10% on one of the charges,
and decrease 10% charge on the other, then electrical force between them for the some distance becomes डिस्टेंस सेम है बेटा? yes sir. अच्छा, पहले एक में 10% डिक्रीज किया है, एक में 10% इंक्रीज किया है, यही कॉन्सेप्ट Yes क्वेश्चन sir, है। yes sir, yes. पहले मान लेते हैं चार्ज क्यू क्यू का है, ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा होगा वो आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो दे रखा है हमें 200 न्यूटन का। Yes sir. अब एक का 10% डिक्रीज किया तो 0.9 क्यू हो गया, Yes sir. और दूसरे को 10% इंक्रीज किया तो 1.1 क्यू हो गया। Yes sir. नया फोर्स अगर मैं एफ डैश कहता हूं तो वो होगा के इंटू 0.9 क्यू इंटू 1.1 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1.1 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा? 99। 0.99 Yes. इंटू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखी है मुझे 200 की, तो 0.99 इंटू 200 ये आ जाएगा नया फोर्स। क्लियर? 198 न्यूटन। 198 ही आता है इनका प्रोडक्ट। Yes sir. सर हाँ बेटा। सर ये क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर apart is 5 newton if each charge is moved towards the other by 0.01 meter, then force between them. सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहे बेटा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको कह रखा है कि दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं सर Q1 आपकी और वीडियो और Q2। आवाज में बहुत ज्यादा लैग है। दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा अगर दिक्कत आ रही है। सर। जिसको भी दिक्कत आ रही है उसके जगह ज्वाइनिंग के टाइम पे दिक्कत आई होगी, दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगा। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो उनमें फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और R दे रखा है 0.06 मीटर का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि डिस्टेंस को क्या कर दें? Increase 0.1 Sir, meter से 0.01 मीटर। 0.01 मीटर से इंक्रीज कर दें या इतना कर दें? डिक्रीज। सर नहीं, दोनों सर, को move इतना towards. पास ले आए। जिसने पूछा था वो बताए। सर ये सर 0.01 मीटर मूव टुवर्ड्स इट। मूव टुवर्ड्स ईच अदर। यस सर। ठीक है, 0.01 लिखो। दोनों ही मूव कर रहे हैं 0.01 मीटर, यस सर। तो डिस्टेंस अब रह जाएगा 0.04 मीटर का। इतना था, दोनों ने इतना इतना मूव किया तो डिस्टेंस इतना रह जाएगा। अब पहला Yes, फोर्स sir. जो 5 न्यूटन का है वो के Q1 Q2 अपॉन 0.06 का स्क्वायर होगा। पहला फोर्स 5 न्यूटन का इस डिस्टेंस पे। दूसरा फोर्स मुझे जो एफ डैश निकालना है वो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस रह गया 0.04 का स्क्वायर। यस सर। ये निकालना है, ये दे रखा है, डिवाइड करके Q1 Q2 कट जाएगा और एफ डैश की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। मिल जाएगी सर। सिंपल, देखो Q1 में कुछ चेंज किया, Q2 में चेंज किया, R में चेंज किया, और फोर्स में कितना चेंज हो जाएगा। ये तो फॉर्मूले से आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो भाई। Point charge Q is fixed above the distance d from point of suspension of a point body of mass m and Q charge minus Q, which is suspended with a light rod of length L. Determine the range of m for which the point mass remains in stable equilibrium. आज करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है सर। मेरी शीट में ही है ये क्वेश्चन, आज करेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब आगे, अब डाउट्स आज के लिए बहुत, अब स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन, ठीक है? यस सर। कुछ नया सीखें अब आता है बेटा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, मींस कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कहां हमें जरूरत पड़ती है? या तो हमें 3D में पॉइंट्स दे रखे हों, या सिचुएशन में ही चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में हो, तो हमें वेक्टर फॉर्म बहुत हेल्प करती है। अब हम लॉजिकली करना चाहेंगे तो बहुत देर लगती है उसको करने में, या तो सिमेट्रिकल केस हो, हम कंपोनेंट को सोच पा रहे हैं कि कौन से कैंसिल हो रहे हैं, कौन से ऐड हो रहे हैं, ठीक है,
लेकिन अगर हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो वेक्टर फॉर्म हमें बहुत हेल्प करेगी उन 3D वाले क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो हम समझे पहले कि वेक्टर फॉर्म लिखते कैसे हैं। बहुत आसान सा है। 11th का वेक्टर्स याद है? यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं है। Yes, sir. बहुत बहुत है, आसान काम है, फटाफट हो जाएगा। देखो जरा, मैंने दो चार्जेस यहां डिफाइन कर रखे हैं, Q1 और Q2। Q1 चार्ज की पोजीशन मैंने डिफाइन की। अच्छा, ये R1 R2 दे रखे हैं। ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, इसको 2 बना देते हैं और इसे 1 बना देते हैं, जिससे याद रखना आसान हो कि Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर R2। दो पॉइंट चार्जेस जिन पॉइंट्स पे पड़े हुए हैं उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A पॉइंट, तो इसको नाम दे दूं B पॉइंट, तो A से B का जो वेक्टर दिखा रखा है येलो कलर से, ध्यान से देखो, जिसे मैं R21 वेक्टर कह रहा हूं, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यस सर। यस सर। याद है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दिया। अब इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है Q2 ले लेते हैं। Q2 जो चार्ज पार्टिकल है, Q1 इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। मैं उसको नाम दे देता हूं फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1। इसे मैंने कह दिया फोर्स। F21 मैंने डिफाइन किया, लिख देता हूं F21 इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है मैंने उसे F21 कहा। अब सिंपली देखो, अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना है तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, कूलम्ब्स लॉ से फट से निकल जाएगा। भाई ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? वो लगाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस का मतलब R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसा मैं? यस सर। R21 वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं तो वेक्टर लिख रहा हूं। तो यहां पे मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन को समझा सके, और वो वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि R21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि F21 वेक्टर मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। R21 की वैल्यू पुट कर दी। और ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यस सर। इनको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, 2 पावर और 1 पावर, इनटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बन गई वेक्टर फॉर्म। रटने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर्स याद है तो सिंपल सा लॉजिक है, मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को समझा सके। मैग्नीट्यूड चाहिए और एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सके। बस ये बन गई वेक्टर फॉर्म। आसान है? यस सर। इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। रटने से गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। सिंपल लॉजिक ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताएं? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर निकालना आपको आता है, वेक्टर सेट बहुत ढंग से किए हमने। तो इनको कंबाइन करके मैं कंप्लीट वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं फोर्स की। जरा इस पे बेस हम क्वेश्चन करके देखते हैं। सर एक सेकंड। सर हाँ बेटा। सर अगर Q1 पर हमें फोर्स निकालना होता तो R12 लेते ना हम? बिल्कुल भाई, इसी का नेगेटिव कर दो ना, आंसर आ जाएगा।
यस सर वही हो गया माइनस। भाई अगर मैं कहता हूं इस पे लगा है F21 तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, उसको मैं नाम दे देता हूं F12। तो मैं कह सकता हूं कि F12 वेक्टर जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो फोर्सेस इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी बस। तो नेगेटिव साइन लगाते ही डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसको? सर अभी तक आपने कुछ करवाया है? आई वॉज लेट बेटा। हाँ निकिता अभी यही स्टार्ट किया है। निकिता स्टार्ट, कुछ दिक्कत तो नहीं बेटा? नो। ठीक है। और किसका फोन था? मैसेज था, सॉरी। नोट्स अपलोड नहीं हुए क्या? पिछली क्लास के अच्छा लेट आते हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी कहा था। सर प्लीज टेक टीम से बात कीजिए ना कि उसी दिन करे, रिवीजन में गड़बड़ हाँ। हो जाती है, अगले दिन नहीं बेटा बिल्कुल मैं करवाता हूँ, सेम डे ही करवा दूंगा, डोंट वरी। सर DPP3 आज अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आज की क्लास के बाद DPP3 कर सकते हो। ओके आज दोनों क्लास मैं लूंगा, केमिस्ट्री की क्लास भी मैं ही लूंगा, ठीक है? यस सर। चलो जी अब करते हैं क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज QA 100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A, यानी कि मैं कोई पॉइंट A मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 102 और इस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस का 100 माइक्रोकूलम का, ये पॉइंट है। Another point charge QB 200 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट B, कोई और पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4,2 मीटर्स में हैं और इस पे चार्ज रखा हुआ है 200 माइक्रोकूलम का। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? इनके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एक मिनट सारे बोलते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता, एक एक करके। ऋषभ राज आप बताओ। सर वेक्टर फॉर्म से सर, IJK से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या IJK की जरूरत है? ऐसे ही लिख सकते? मैं बताऊं? हाँ बता। लगा लेंगे सर। सर 4-1 का स्क्वायर प्लस 4-0 का स्क्वायर प्लस 2-2 का स्क्वायर और अंडर रूट में। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में पढ़ा होगा आपने। यस सर पढ़ा है। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पार्ट करना है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ मींस K की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू इंटू Q1 Q2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं Q1 Q2 को 200 × 100, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴, लेकिन दोनों ही माइक्रो में हैं तो 10⁻⁻12 और लग जाएगा, -6 इसके लिए -6 इसके लिए। K Q1 Q2 अपॉन R² और R की वैल्यू वो आएगी √4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 प्लस 2 - 2, आंसर आ रहा है 5 मीटर। यस सर। तो यहां आ गया 5 का स्क्वायर मींस 25। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 18/25 इंटू 10 की पावर 13 ये आ रहा है, तो 10 की पावर 1 बच गया, यानी कि 180/25 कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कर सकते हैं? 1.2 न्यूटन। कितना? 1.2। 1.2 कहां से आएगा? 7.2 सर। 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7.2 आएगा ना? 7.2 न्यूटन। 7.2 कहा था बेटा? यस सर। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया भाई, 7.2 न्यूटन आंसर आ गया। दूसरा उसने क्या पूछा? फाइंड फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी कि अब मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें पहले A पे पहला पार्ट हम सॉल्व करें। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा। फोर्स ऑन A ड्यू टू B
तो ये एफ ए बी की वैल्यू, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत आसान काम हो जाएगा। एफ ए बी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल ही लिया 7.2, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, दिस माइनस दिस, ए माइनस बी या बी माइनस ए? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी, डायरेक्शन ये चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आई कैप, 0 माइनस 4 माइनस 4 जे कैप, 2 माइनस 2 0 के कैप। क्या इतने से आंसर आ गया? डिवाइड करना पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड। हाँ, इसको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड 5 का आएगा। यस सर। ये आंसर आ जाएगा एफ ए बी का। सिंप्लीफाई कर दो, 7.2 को 5 से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा इजी कर लो बेशक, नहीं तो ये आंसर ठीक है। कितना आ रहा है? 1.44 इंटू, माइनस भी बाहर ले लूं अगर मैं तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या लिखूं? नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ यू। बस ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, बिल्कुल। 1.44 इंटू 3i प्लस 4j। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सबका साउंड में थोड़ा लैग हो रहा था थोड़ी देर पहले। अब ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं एक बार बोल देंगे। इंटरनेट इशू होगा। क्या सबके पास ऐसा हो रहा है कि पिक्चर और साउंड अलग आ रही है? सब सही है। नो सर। यस सर, मेरे में भी हो रहा है। हाँ, आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि आपकी आवाज भी मेरे पास कट के आई थी। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। थोड़ा रिपीट कर सर। हाँ बेटा। सर ये लास्ट स्टेप रिपीट कर दो ना, लास्ट की डॉट है। हाँ इधर देख, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है 7.2, जो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दोबारा क्यों करूं? मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल से देख, 102 और 442, 102 एंड 442, ये दो पॉइंट्स है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। बी से ए की डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखूंगा तो आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 आई कैप, 0 माइनस 4 माइनस 4 जे कैप, 2 माइनस 2 0 के कैप। क्या ये ठीक लिखा है? यस सर। लेकिन मुझे तो चाहिए यूनिट वेक्टर, तो मुझे उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस से भी नहीं होगा। और है बेटा, सर ये वेक्टर ए से भी नहीं होगा, फाइनल माइनस बी से ए पॉइंट फाइनल पॉइंट है, बी इनिशियल पॉइंट है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना बेटा। अच्छा है, ओके। इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, 5 का। यस सर। तो इसको सिंपल 5 से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यही तो किया Yes, हमने, बस आ गया सर। बस उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, ऐसे कर लोगे, उसमें है कुछ नहीं। वेक्टर्स अगर आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लेंगे सर अभी। चलो आप डीपीबी में करना, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, इसके बहुत मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक जितना कुछ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, एक एक करके पढ़ते रहते हैं। किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आती है मेरे से पूछ लेना, वरना हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, इसमें कुछ एक आधा पॉइंट को छोड़कर जो अभी याद रखने पड़ेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द लॉ इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशंस and is not logically derivable from any other concept. Means experimentally हमने ये निकाला है, ठीक, फिजिकल ऑब्जर्वेशन से। एक्सपेरिमेंट्स till today revealed its universal nature. अभी तक कोई ऐसा
एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो इसको फेल कर दे, यानी कि हम इसको ठीक मान के चल रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड, द लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद द डिफरेंस दैट, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वहां पढ़ा था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहां पढ़ रहे हैं K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या है? द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बताया भी था इसके बारे में। दिस इज व्हाई व्हेन बोथ Fe एंड Fg यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब दोनों लगते हैं, Fg आर प्रेजेंट, वी नेग्लेक्ट Fg, हम मैक्सिमम जगह पे Fg को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते। आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों ज्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बेटा आता है 10 की पावर -11, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 10 की पावर 9, 10 की पावर 20 का फर्क पड़ रहा है। लेकिन हर बार ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं करते। आपको याद हो ये क्वेश्चन, तो मैंने पेंडुलम वाला एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला, इसमें तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया था, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो वो एक क्वेश्चन देख के, हाँ, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब मुझे नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना। जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर चार्ज कम है तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। भाई मास ज्यादा है, चार्ज थोड़ा सा दे दिया, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, एफबीडी बना के आराम से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव while gravitational force is always attractive। क्लियर है ये पॉइंट भी? यस सर। ये वो डिफरेंस चल रहे हैं। Yes, sir. Electric force depends on the nature of medium between the charges, while gravitational force does not। gravitational force को मीडियम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? Yes, sir. यस सर, उधर जी कांस्टेंट है। अरे एक चीज पूछी थी सर, तो लाइक हम कब लाइक डिफरेंशिएट करेंगे, कब हमें ग्रेविटी लेनी है, कब नहीं लेनी? ये एग्जांपल है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा बेटा, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे इसमें। ओके सर। नेक्स्ट देखो, the force is an action reaction pair, that is a force which one charge exert on the other is equal and opposition to the force which the other charge exert on the first। ठीक है, पहला चार्ज जिस दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मींस ये एक्शन रिएक्शन का पेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट, द फोर्स इज कंजर्वेटिव, अभी तो याद कर लो, इसका हम प्रूव भी करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये होता है, अभी तो सिर्फ नोट करना है, प्रूफ आगे मिलेगा। That is work done in moving a point charge once round a closed path under the action of Coulomb's force is 0। भाई कंजर्वेटिव है तो मैं कह सकता हूं कि ये वर्क 0 होगा कंप्लीट साइकिल के लिए। कंजर्वेटिव का तो यही डेफिनेशन होती है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो, the net Coulomb's force on two charged particles in free space and in medium filled up to infinity r। ये तो हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूले, और ये सब चीजें डिफाइंड भी कर चुके हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. सर थोड़ा सा पीछे जाना सर, थोड़ा सा पीछे। ये लो जी, बाद में सर, हो लिख लेंगे सर। ये सब मिल जाएगा। सर वो लास्ट पॉइंट क्या इनको है? लिखना है क्या नोटबुक में? नहीं, ये स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना, स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। सर लास्ट पॉइंट क्या है? ये नहीं सर, हाँ सर, समझ में आ गया। ये तो सिंपल फोर्सेस डिफाइन कर रखे हैं बेटा, जो हमने पढ़े हैं अब तक। यस सर, यस। नेक्स्ट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K of a medium is numerically equal to the ratio of the force on 2 point charges in free space to that in the medium filled up to the infinity। means F air upon F medium, वही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया है। K is equals to force in air upon force in medium, यही तो डिफाइन किया था K, या जिसको हम एप्सिलॉन R भी कह रहे थे। क्या फर्स्ट पॉइंट इस पेज का क्लियर? Yes, yes.
Next, the law expresses the force between 2 point charges at rest in applying it to the case of extended bodies of finite size. Important point है, आगे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अभी याद रखना है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस के लिए है, लेकिन इनको हम एक्सटेंडेड बॉडीज में जिनके साइज बड़े हैं उनमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें हम इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान से पढ़ना बेटा। इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, केयर शुड बी टेकन इन एज्यूमिंग द होल चार्ज ऑफ ए बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, as this is true only for spherical charge body and that too for external point। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, मान लो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज Q2 और इनमें डिस्टेंस है R और मुझे निकालना है इनमें फोर्स। मैं लगा दूंगा कूलम्स लॉ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी बजाय ऐसी कुछ क्यूबिकल बॉडी दे देते और यहां पर भी कोई क्यूबॉइड या क्यूबॉइड मान लेते हैं या क्यूबिकल कैसे भी मान सकते हैं, इनमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे इसमें फोर्स निकालना है, तो मैं अगर ऐसा करूं कि इसका सेंटर यहां मान लूं और इसका सेंटर यहां मान के इनके बीच का डिस्टेंस R ले लूं, यहां चार्ज Q1 Q2 और फोर्स निकाल लूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी बजाय अगर दो स्फेरिकल बॉडीज होती और उनमें चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां और ये डिस्टेंस R, चार्ज Q1 Q2 और मैं फोर्स निकाल लूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैलिड है। कहना क्या चाह रहे हैं इस थ्योरी में कि आप चार्जेस को कंसंट्रेटेड मान सकते हो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, सिर्फ स्फेरिकल केस में, और वो भी तब जब आपको स्फेयर के बाहर के बारे में कुछ एनालाइज करना हो, स्फेयर के अंदर के लिए नहीं। आप किसी भी बॉडी के चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेट करके कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। आप सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के केस में, उसके पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो, लेकिन तब जब आपको उसके स्फेयर के बाहर की चीजों को एनालाइज करना हो, बाहर का फोर्स, बाहर की फील्ड, बाहर का पोटेंशियल एनालाइज करना हो, तो अगर अंदर का करना हो तो भी ये काम नहीं करेंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर? यस सर। सर जो स्फीयर है उसकी रेडियस भी होगी ना, तो निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, नेग्लेक्ट नहीं, एक्चुअल में रिजल्ट वही आता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। अगर मैंने एक स्फेयर ले लिया और मैंने उसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस स्फेयर की वजह से उससे R डिस्टेंस पे बाहर कोई पॉइंट है, मैं वहां पे फील्ड निकालूं, मैं वहां पे पोटेंशियल निकालूं, वहां मैंने कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया, उस पर फोर्स निकालूं, एक इंटीग्रेट करके निकाला। दूसरा मेथड कि मैंने उस स्फेयर की जगह पे उसके सेंटर पे वही चार्ज एज्यूम कर लिया और फिर मैं वही चीजें निकालूं, तो रिजल्ट सेम आता है। तो मैं इतना लंबा इंटीग्रेशन वाला काम क्यों करूं, मैं डायरेक्टली पॉइंट चार्ज मान के कर लेता हूं। यानी कि आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो कि स्फेयर के केस में पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट करके उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपको उसके स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पे बाहर के बारे में एनालाइज करना है, कुछ अंदर के लिए नहीं, और स्फेयर के अलावा किसी और शेप में करना नहीं है। स्फेयर के अलावा, हाँ बेटा, फिर तो सर क्यूब की साइड को भी जीरा निगलेक्ट कर दे तो भी वो उसको पॉइंट मास, हाँ क्यूब को अगर इसको अगर मैंने इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन किया तो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब ये गलत है। लेकिन इसे पॉइंट मास करके ट्रीट किया तो रिजल्ट सेम आ रहा था, इसका मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
Yes, सर आप sir. सर पॉइंट मास वहीं पे लेते हैं ना जहाँ पे COM होता है। बिल्कुल, जहां पे सेंटर ऑफ चार्ज है, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज। COM और तो दोनों CO डिफरेंट अलग होगा, है क्या? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज। देखो, ये हम सिर्फ तब लगाएंगे जब बॉडी पे चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, अदरवाइज तो लगाएंगे भी नहीं। अगर स्फीयर पे हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज कह लो, सेंटर ऑफ मास कह लो, एक ही पॉइंट होगा उस स्फीयर का सेंटर। तो पूरे चार्ज को मैं उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानकर, भूल जाऊं ये स्फीयर है, पॉइंट चार्ज मान लूं, और मैं बाहर के किसी चीज को एनालाइज करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं, लेकिन यही काम मैं इसमें करूंगा तो गलत हो जाएगा। इसको हम होलो मान रहे हैं, फिर सॉलिड्स में रखें। सॉलिड हो, होलो हो, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन तब जब बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर के लिए नहीं। ओके सर। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट को लेकर? वैसे तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, आपको रिजल्ट देखते समझ में आ जाएगा, अरे ये तो पॉइंट चार्ज वाले थे, तो आप यूज कर सकते हो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है ये पॉइंट। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. इस पॉइंट में एक बात लिखी हुई है। हाँ सर, चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन हम तो जैसे हम ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन करते थे उसमें तो हम थोड़ा बहुत मतलब कर देते थे अगर पार्ट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते मतलब? नहीं, बिल्कुल करेंगे बेटा, यहां पे भी थोड़ा बहुत मोशन है, हम कंसिडर करेंगे उसको। एक्चुअली में तो रिजल्ट एग्जैक्टली रेस्ट के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू करता है वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देता है। सर, और अगर वो हमने जो भी पिछले क्वेश्चन करे थे mv²/r से हमने उसकी वेलोसिटी वगैरह निकाली। हाँ, तो हमने नहीं वो ठीक है, वो हमने वो वाला पार्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया, जो मैग्नेटिक वाला पार्ट था। वो अगर स्पीड कम है तो वो मैग्नेटिक वाला पार्ट जो है इतना छोटा होता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मुलेज जो हैं ये सिर्फ रेस्ट चार्ज वाले के लिए, मूविंग चार्ज के लिए तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्स्ट्रा आ जाता है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है चार्ज के मोशन की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर वेरी करती तो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है, मींस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो जाता है। तो वो सब इफेक्ट्स हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं अभी। ओके सर। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत और? नो सर। नो सर। Next point, although net electric force on both particle change in the presence of dielectric, but force due to one charged particle on another charged particle does not depend on the medium between them. ये point हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. एक last point, electric force between two charges does not depend upon neighboring charges. Superposition principle ये भी डिस्कस किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. इन पॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। No sir. अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहीं है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इन पोजीशंस पे चार्ज रखे हुए हैं 1 कूलम, -2 कूलम, 3, -4, 5, -6, और 1 कूलम पे नेट फोर्स निकालना है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आप। Sir, net force is 3F times right side one. 3F? Sir, F मतलब 1 कूलम और 1 कूलम वाले चार्ज फोर्स। हाँ ठीक है, 3F टाइम्स सर 3F प्लस I कैप। I कैप। यस सर। मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें।
सर -27 into 10 की पावर -10 -27 into 10 की पावर -10 in right direction. इन राइट डायरेक्शन। देखते हैं सर वो सर आंसर गलत है सर, वो 3 आई क्या तो अगर राइट डायरेक्शन कह दिया तो फिर माइनस क्यों बोला बेटा? माइनस को भूल जा, Yes sir. मैग्नीट्यूड तो बताएगा फिर तो। Yes sir. सर वो सर 3 वाला सर गलत बता दिया मैंने उसको। चलो ठीक कर लो, मुझे तो ये दोनों ही गड़बड़ लग रही हैं। जीरो बोलो बेटा। जीरो जीरो, जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो गड़बड़ लग रही है इसमें भी। सर वो 10 की पावर -9 आएगा। K 10 की वाली पावर value। -9 आएगा, -9 कर देते हैं भाई। नहीं सर वो K वाली 9 आएगा 9। +9। यस सर। चलो जी +9 कर दिया। सर 9 into 10 की पावर 9 log 2। 9 into 10 की पावर 9 log 2 मतलब ln2 नेचुरल log 2। हाँ सर। एक आंसर मुझे ये मिला। ये किसने दिया आंसर अभी? सर आगरा। नाम बताओ बच्चे का। अमी। क्या नाम है? अमी। हनी। सर अमी AMI। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अमी सत्संग। अच्छा स्पेल करो जरा नाम को। AMI। AMI अमी। हाँ सर। अच्छा बढ़िया, मुझे ये ठीक लग रहा है आंसर, मुझे ये आंसर ठीक लग रहा है। चेक करें, कर तो सबने लिया है। यस सर। देखो 1 कूलाम पर जो फोर्स लगेगा, इस 1 कूलाम की वजह से वो लेफ्ट में लगेगा, रिपल्सिव। -2 कूलाम वाला अट्रैक्ट करेगा, 3 कूलाम वाला रिपेल करेगा। -4 अट्रैक्ट मींस एक फोर्स लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, इस तरह लग रहे हैं। और मुझे सबका रिजल्टेंट निकालना है, तो कोई एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं। मैंने मान लिया राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो फोर्सेस राइट में होंगे उनको पॉजिटिव लूंगा, जो लेफ्ट में होंगे उनको नेगेटिव ले लूंगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू पहली देखें, वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज 1 मीटर का स्क्वायर, और ये लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसमें माइनस लगा दूं, या मैं आपको पूरा करके दिखाऊं पहले तो बेटर है, कंफ्यूजन ना हो। नेगेटिव डायरेक्शन में ये पहला फोर्स जो 1 कूलाम ने 1 कूलाम पे लगाया, यस सर। फिर दूसरा F2 जो 2 कूलाम -2 कूलाम 1 कूलाम पे लगाएगा, 9 into 10⁻⁹ into Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। यस सर। फिर F3 कहूं तो 9 into 10⁻⁹ into 1 into 3 अपॉन 3 का स्क्वायर नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और मुझे इन सब का रिजल्टेंट निकालना है, तो सभी में से 9 into 10⁹ मैं कॉमन ले लूं और माइनस भी कॉमन ले लूं, तो मुझे मिलेगा 1 -1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ये आ गया -9 into 10⁻⁹, और ये पूरा होता है ln2। याद है कुछ ऐसा? नहीं सर। सर इसके एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल दी हैं। मैथमेटिकल टूल्स में आपने ये पढ़ा होगा, log of 1 + x = x - x²/2 + x³/3 - x4/4 एंड सो ऑन। ये सीरीज पढ़ी है? नहीं सर, याद नहीं है सर। तो पढ़ी नहीं है। याद कर लो, जेई में बहुत काम आती है। ln 1 + x, x - x²/2 + x³/3 - x4/4। इसमें x की जगह जरा अप्रोक्सीमेटली 1 पुट करो, x अप्रोचिंग टू 1,
तो ये बन जाएगा ln2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ये ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू ln2 होती है। एक सीरीज और काम आती है जेई में, e की पावर x, किसी को याद है? यस सर। बोलो सर 1 सॉरी हाँ 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बिल्कुल सही है बेटा, ये भी ध्यान रखनी है, इसकी जरूरत भी पड़ती है। सर जो ऊपर आपने जो सीरीज लिखी है उसमें आपने x टेंडिंग टू 1 क्यों कहा? उसमें तो हम x डायरेक्टली 1 डाल सकते हैं ना। बेटा ये एक्चुअल में वैलिड होती है x मॉडुलस लेस देन 1 के लिए, ये वैलिड ही इसके लिए होती है, इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। और सर नीचे वाली तो किसी भी x लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए तो x जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसका तो डोमेन होता है ना, इसका डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा। यस सर। ये सीरीज सिर्फ इस कंडीशन पे वैलिड होती है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो जो फोर्स आया वो तो एट्रैक्टिव होगा ना। हाँ, अब देखो वो फोर्स कैसा आ रहा है, देख लेते हैं भाई। वो फोर्स आया नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब लेफ्ट में, तो आप कह सकते हो कि नेट फोर्स इज 9 इंटू 10⁻⁹ ln2। किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स लेफ्ट। ये हम कह सकते हैं लेफ्ट। अट्रैक्टिव नहीं होगा, नेट फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो रिपल्सिव हो गया बेटा, ये पूरा सिस्टम उसको रिपेल कर रहा है। फोर्स लेफ्ट में आ रहा है ना। यस सर यस सर यस सर यस। नेगेटिव आने का मतलब Yes, sir, लेफ्ट में। understood. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर यस सर। सर इसके अलावा भी कोई और सीरीज करनी है? मेनली ये दो काम आएंगी फिजिक्स में, तो बाकी एपी जीपी तो याद होना चाहिए आपको। हाँ वो तो सर पता ही है। बाकी इनके कॉम्बिनेशन जो होते हैं e की पावर x वाले के, वो कुछ काम आते हैं। e की पावर x और e की पावर -x की अलग लिख ली, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 वाली भी काम आती है। सर एक बार बता सकते हो कौन से? वो e की पावर x वाली ही है बेटा। देख e की पावर x हमने लिखा था 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब। एक और लिख लेते हैं, अगर मैं यहाँ e की पावर -x लिखूं तो हर x को -x से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये बनेगा बेटा, अगर मैं हर x को -x से रिप्लेस करूं तो। यस सर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 वाला पार्ट कट जाएगा। प्लस हाँ x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन का डबल, तो बाय 2 कर दिया तो ये बन जाएगी। अगर ऐसी कोई फॉर्म आ जाए उसको ऐसा लिख दो। ऐसी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑड वाले बच जाएंगे, वो बाकी कट जाएंगे इवन वाले। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरह की भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस में काम आ जाती है। चलो आगे बढ़ें। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, पढ़ लेना। हेक्सागन वाला था, 5 रखे थे, एक नहीं रखा था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आ जाओ इस बढ़िया क्वेश्चन पर। 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू are moving along a circle of radius r and a point charge -2q is also placed at the center of the circle as shown in the figure. If charges are revolving with constant and same speed in the circle, then calculate the speed of charges. सर्कल का रेडियस r दे रखा है, मींस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस r का है, और हमें इनकी स्पीड निकालनी है। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल के एफबीडी से स्पीड निकल सकती है?
Yes, sir. सेंटीमीटर फोर्स। बस भाई देखो, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ। Repulsion. ये मान लूं मैं F1। इस F1 की वैल्यू जो होगी वो होगी K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये R है, ये R है, और ये एंगल 120 डिग्री का होगा। Yes, sir. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r cos 60. 2r cos 60 कितना आ गया? 2r by root 3r। ये तो याद रख लो, वेक्टर्स में पढ़ा था बेटा। दो Yes, वेक्टर्स sir. अगर 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट √3a का मिलता है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो वही केस तो बनेगा यहाँ पे भी। यस सर। ये आ जाएगा √3r का, ठीक है। Yes. √3r यानी कि √3r का स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर। देखो F1 की वैल्यू सही लिखी है। इस Q चार्ज ने इस Q चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। Yes, sir. इस Q चार्ज ने इस Q चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगाया F2। ये F2 की वैल्यू भी यही होगी। Yes, sir. Yes, sir. सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस। ये जो -2Q है ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा F3 Yes, से। sir. तो इस F3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी K Q and 2Q, 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। Yes, sir. अब ये मूव कर रहा है, तीन फोर्स तो दिखा दिए, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में हमेशा एफबीडी बनाते समय हम एक सूडो फोर्स शो करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। यस सर। याद है सबको? यस Yes, sir. यहां दिखाएंगे mv स्क्वायर बाय आर, और जैसे ही सूडो फोर्स दिखाया, रेडियस के अलोंग मैं फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं अब। यस सर। Yes, sir. यानी कि मैं कैसा कह सकता हूं भाई, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल मिलेगा 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी कि F1 cos 30 प्लस F2 cos 30, तो डबल ही कर दूं क्योंकि F1 F2 तो बराबर ही है। यस सर। प्लस mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू F3। यस सर। क्या ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके? जी सर। Yes, sir. और इस इक्वेशन से मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है v निकालना, नो सर। आराम से Yes, v sir. निकलेगा। Yes, sir. भाई देखो 2F1 क्या है? K Q स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर इंटू cos 30 मीन्स √3/2 प्लस mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू F3 2K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। V के ये R जो है ये कैपिटल R ही है। Capital R. Yes, sir. हाँ, ये तो कैपिटल R ही है, तो वही रख दें। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन तो है V, जो हमें निकालना है, बाकी डाटा तो पता है। इन दोनों को कंबाइन करके V निकाल सकता हूं। देखो भाई यहां पे 2 कैंसिल हो गया। सर M नहीं दिया सर। M गिवन है बेटा, शायद नहीं है सर। नहीं है तो उसके बिना तो काम होगा नहीं, M तो लेना ही पड़ेगा भैया, बिना M के तो हो ही नहीं सकता। 3 point charges are there seen moving along the circular radius r and this places a circle as shown in the figure. The charges are revolving with the constant and same speed in the circle, then calculate the speed of the charges. मास के बिना तो नहीं हो सकता बेटा, मास एज्यूम करना पड़ेगा, बिना मास के नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे v निकालना है, तो मैं इन दोनों में से k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो कॉमन ले लेता हूं। k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2 बचा, और ये उधर जाके नेगेटिव होगा, तो 1/√3 माइनस 1/√3 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। एक r कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी k q स्क्वायर, नीचे बचेगा m इंटू आर इंटू 2 माइनस 1/√3 का अंडर रूट। सर हाँ जी, सर इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड हुई वो समझ में नहीं आई थी।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड हुई। हाँ सर, जो आपने जिसमें बैलेंस करी ना इक्वेशन में, वो समझ में नहीं आया। देख बेटा, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जैसे आपने ऐसा भी कभी किया होगा, एक कॉनिकल पेंडुलम का केस, ऐसा केस कभी किया है कि एक मास ऐसे Yes, sir. घूम रहा है? यस सर। इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नीचे दिखाते हैं mg, इधर दिखाते हैं टेंशन, और जब भी सर्कुलर मोशन आता है तो रेडियली आउटवर्ड हम शो कर देते हैं mv²/r। यस सर। फिर r इज अ रेडियस, ठीक है? सेंट्रीपेटल फोर्स लेते हैं ना v स्क्वायर को, है बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स होगा ना। बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो होती है नेट, वो mv²/r होती है, लेकिन वो लगता है टुवर्ड द सेंटर, लेकिन उसकी फॉर्म तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन इक्वेशंस बनाने के लिए हमने एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा सर्कुलर मोशन में हम रेडियली आउटवर्ड एक mv²/r शो कर देते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज अ सूडो फोर्स। लेकिन ये क्यों लगाते हैं? सिर्फ इक्वेशंस बनाने के लिए। और जैसे ही आप सूडो फोर्स शो करते हो, आप रेडियस के अलोंग फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। क्या ये कॉन्सेप्ट याद है या रिपीट करूं? सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे सर? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। सर इसको हम सेंट्रीपिटल से कर सकते हैं ना सॉल्व इस क्वेश्चन को? कर सकते हैं सेंट्रीपिटल से। आप सेंट्रीपिटल से करना चाहो तो क्या करोगे, ये नहीं दिखाओगे। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा वो होगा F3 माइनस 2F1 cos 30। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, ऐसे समझ में आया। and net force towards center is equals to mv²/r। net Yes, force towards center is mv²/r। जरा इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, फर्क क्या है इसमें? सो सेम ही है, बट वो सेकंड वाली से समझ में आ गया, इससे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं भाई, मैंने इस लॉजिक से बच्चों को बता रखा है तो मैंने ये लगा दिया, आपने इससे पढ़ रखा है तो ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर्कुलर मोशन में सबसे आसान रहता है, एक सूडो फोर्स शो करो रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब टेंशन ही खत्म। रेडियस के अलोंग तो फोर्सेस बैलेंस करने ही करने हैं, फोर्सेस बैलेंस करो, आपने अब आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा लॉजिक ये है कि नेट फोर्स निकालो टुवर्ड्स द सेंटर, उसको mv²/r से इक्वेट करो। दोनों में से दोनों, जो लॉजिक आपको अच्छा लगे उसे यूज कर सकते हो। सर एक जनरल क्वेश्चन था सर, क्या जो रेडियस के जो दूसरे वाली फोर्सेस हैं, जो रेडियस के 90 डिग्रीज पे फोर्सेस हैं सर वो भी बैलेंस होंगी क्या? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने एक वो कॉनिकल पेंडुलम बनाया था, उसमें तो हो रही थी, इसमें तो कोई फोर्स बची नहीं, इसमें रेडियस के अलोंग ही फोर्सेस बची, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगी। रेडियस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स बचता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स, और वो टेंजेंशियल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, जो उसको टेंजेंशियल एक्सलेरेशन देता है, जिसकी वजह से उसमें एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा आता है, मींस उसका ओमेगा चेंज होता है। तो ओमेगा को चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, वो रेडियस के अलोंग नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। अब अगर टेंजेंशियल एक्सलेरेशन नहीं है तो आप टेंजेंट के अलोंग भी बैलेंस कर सकते हो, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे ही आपने सूडो फोर्स शो किया, ये कंफर्म कर रहा है कि रेडियस के अलोंग तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर ही सकते हो। ठीक है, सूडो फोर्स हम लोग कब कब लगाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो आपकी चॉइस है बेटा। देखो, लॉज ऑफ मोशन में बिना सूडो फोर्स के करना चाहते हो तो भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सर्कुलर मोशन भी बिना सूडो फोर्स के करना चाहते हो तो भी हो जाते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन में मैंने बच्चों को आदत डलवा दी कि जब भी आपको नजर आए सर्कल, एक mv²/r आउटवर्ड शो करो और बैलेंस कर दो, टेंशन ही खत्म। सूडो फोर्स की मतलब उसकी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की नेट वैल्यू mv²/r टुवर्ड द सेंटर लेनी है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, और फोर्सेस बैलेंस करना तो बहुत आसान काम है। तो जैसे ही आपको कहीं सर्कुलर मोशन नजर आए, रेडियली आउटवर्ड दिखाओ mv²/r और रेडियस के अलोंग फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है सर। पर सर ये तो तभी करेंगे ना जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो मतलब? यानी कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगाते हैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम देख रहे हो।
हम लिफ्ट में जा रहे हैं मतलब। एक मिनट। मान लो ये एक टेबल है और मैंने यहां पे स्ट्रिंग का एक एंड बांधा, यहां पे बॉब एक बॉडी बांध दी जिसका मास m है, ये लेंथ l की है, या r ही ले लेता हूं, रेडियस की तरह ही यूज करेंगे इसको हम, और मैंने इसको ऐसे इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे घुमा दिया, ये घूम रहा है ऐसे। इसका एफबीडी सोचो जरा, नीचे लगेगा mg, यस सर, यस सर, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यस सर, टुवर्ड सेंटर लगेगी टेंशन स्ट्रिंग की वजह से, टेंशन के अपोजिट mv स्क्वायर बार। कोई और एक्चुअल फोर्स इस पे लग रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। टेंशन को बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं, कोई एक्चुअल फोर्स, सूडो फोर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, कोई एक्चुअल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। और एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। कौन सा? मैं तो कोई लगा नहीं रहा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। मैंने एक स्पीड देके छोड़ दिया इसको, v स्पीड से ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है v स्पीड से। अब बता कौन सा और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है? सर अभी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंटीमीटर, तो ये टेंशन जो है ये सेंटीमीटर फोर्स का तो काम कर रही है। सर जब भी एक ऑब्जेक्ट एक चीज के अबाउट रोटेट करता है तो उसके ऊपर बाहर एक फोर्स तो लगता ही है, जो मतलब उसको बाहर जाना चाहता है, लेकिन टेंशन उसे रोक रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत मिसकॉन्सेप्ट है दिमाग में। बॉडी बाहर नहीं जाती, हमें लगता है कि वो बाहर जा रही है, एक्चुअल में वो इनर्शिया की वजह से सीधी जाती है। जस्ट समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो जरा, मैं पेज डाल दूं क्योंकि आपको ये मिलता रहे, वरना ये नोट्स हट जाएंगे फिर सारे। कहां तक पहुंचे हम? यहां तक। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करो बेटा। एक सर्कुलर डिस्क, ये उसका सेंटर, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोर्ड का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये डिस्क रखी हुई है जिसका एक्सिस मैंने फिक्स कर रखी है। इस डिस्क को मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकता हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, इसका थोड़ा छोटा ही कर दूं। येलो कलर की मैंने ये बॉडी रख दी छोटी सी, ए बॉडी, और इस ए बॉडी के नीचे ही मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया बी डिस्क पर। इस डिस्क पर एक पॉइंट मार्क किया बी, और उस बी के ऊपर एक बॉडी रख दी जिस बॉडी का नाम है ए, ठीक। और ये डिस्टेंस सपोज आर का है, ये डिस्टेंस आर का है। मैंने क्या किया, डिस्क को घुमाया और साथ साथ ए बॉडी को टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी दी, इसको दी v और इसको घुमाया ओमेगा से, लेकिन इस तरह से कि v इक्वल टू आर ओमेगा है, आर ये डिस्टेंस, ठीक। अगर एक बहुत छोटा सा इंटरवल में कंसीडर करूं तो ये b पॉइंट जो डिस्क पे है ये घूमते हुए ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, और ये ए पॉइंट बॉडी जो है फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधी ऐसे जाएगी। अगर ये एंगल बहुत छोटा सा इंटरवल मैंने लिया है तो ये एंगल छोटा सा होगा। एक छोटे से इंटरवल में अगर मैं देखूंगा कि अगर बी पॉइंट यहां आया है तो ए बॉडी यहां पर पहुंची है, एक बहुत छोटे से इंटरवल के लिए बी पॉइंट अगर यहां आया है तो ए पॉइंट यहां, ए बॉडी यहां पहुंची है। अब अगर आप इसके सेंटर पे बैठ जाओ, सेंटर पे बैठे हुए हो, बी पॉइंट के ऊपर ही ए बॉडी है, घूमनी शुरू हुई, आपने भी घूमना शुरू किया डिस्क के साथ साथ। बी पॉइंट ऐसे आया और ए सीधा गया, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आपको क्या लग रहा है कि पहले तो ए यहां था, अब ए बाहर चला गया। आपको ऐसे लग रहा है कि ए बॉडी रेडियली बाहर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में देख ए बॉडी जा कैसे रही है, सीधी जा रही है। कहां बाहर गई वो? अरे वो तो सीधी जा रही थी, वो कहां घूमी? वो बाहर कहां गई? बाहर तो नहीं गई कहीं पे, लेकिन डिस्क के रिस्पेक्ट में वो लग रहा है कि रेडियली आउटवर्ड जा रही है। ये एक्सपीरियंस हो रहा है,
लेकिन इसको साथ में घुमाना है। अगर इसको यहां लाना है तो एक फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको घुमा पा रहा है। अगर इस बॉडी और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन होता, और इतना फ्रिक्शन होता कि स्लिपिंग को रोक लेता, तो ए बॉडी भी घूमकर यहां आ जाती। तो हम कहते हैं कि ए बॉडी डिस्क के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं गई, लेकिन एक्चुअल में तो ए बॉडी घूम गई, अब घूमी है, पहले तो घूमी नहीं थी। तो अगर कोई बॉडी ऐसे टर्न ले रही है लेकिन पूरी टर्न नहीं ले पा रही, तो हम कह रहे हैं उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की। अरे बाहर जाने की नहीं है, वो तो इनर्शिया की वजह से सीधा जाने की कोशिश कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो रेडियली बाहर जा रही है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इसको बाहर ले जाए। अरे इनर्शिया की वजह से उसको सीधा जाना था, जा रही है अभी भी। वो घुमाने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तभी तो घूमेगी, वरना कौन घुमाएगा इसको? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर हम फ्रिक्शन हो जाएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्सेस के साथ, है बेटा? सर अगर फ्रिक्शन हुआ दोनों बॉडीज के बीच में तो फिर फ्रिक्शन हो जाएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि एक बॉडी को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, जो इससे पहले हमने किया था कि स्ट्रिंग से बॉडी को बांध दिया और हॉरिजॉन्टल में घुमा रहे हैं, तो उसमें जो टेंशन लग रही थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही थी। अगर मैं कॉनिकल पेंडुलम लेता हूं, ऐसा वाला केस लेता हूं, इस तरह का केस, अगर मैं ये वाला केस देखूं, ये बॉडी ऐसे घूम रही है और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, एक्चुअल फोर्सेस शो करूं, तो यहां एमजी लगेगा, यहां टेंशन लगेगी, कोई और एक्चुअल फोर्स ही नहीं है, ये दो फोर्स है। लेकिन टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करूं, ये एंगल थीटा है, तो इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। इस टेंशन का वो कंपोनेंट जो इस तरफ आ रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करूं, सन अर्थ घूम रही है, तो अर्थ पर सन की तरफ एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एटम की बात करो, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स है mv²/r। सर मतलब कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, कोई भी फोर्स नहीं, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी सबको याद है। क्यों लगाते हैं सूडो फोर्स, क्या जरूरत पड़ गई? यस सर। सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, काम को आसान। वैसे तो एक्चुअल मेथड है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम सूडो फोर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं और एक्सप्रेशन है, तो मैं एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी एक सूडो फोर्स लगा के उस क्वेश्चन को और आसान बना सकता हूं, जो मैं इस सर्कुलर मोशन में करता हूं। यानी कि अगर मैं इस बॉडी पे ही बैठ जाऊं तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा, तो उसे इनर्शियल बनाने के लिए सूडो फोर्स लगा दिया। ये सोच सकते हो, लेकिन ये काफी डीप है, इससे बचना है तो सूडो फोर्स का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो जरा एक बार। मान लो यहां एक बॉडी है जिसका मास है m, और इसमें मैंने फोर्स लगाया F, कोई और फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो मेरे को नीचे दिखाना पड़ेगा mg, ऊपर दिखाना होगा नॉर्मल रिएक्शन, और राइट डायरेक्शन में इसका कोई एक्सप्रेशन होगा a का। मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो आएगा n = mg और नेट फोर्स F = ma। यही इक्वेशन बनेगी। यस सर। बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन ऐसे ही स्टार्ट किया था। लेकिन अगर मैं सोचूं इसमें कि इस बॉडी पर 1 2 3 फोर्स लग रहे थे, 3 डिफरेंट फोर्सेस लग रहे थे, mg लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, एक F हम लगा रहे थे एक्सटर्नल। लेकिन इन 3 फोर्सेस की वजह से इस बॉडी का हुआ क्या? ये बॉडी राइट में जा रही है विद सम एक्सप्रेशन a। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो राइट डायरेक्शन में है, और वो वैल्यू ma की होगी। सर हाँ बेटा।
आपकी आवाज और ना वीडियो मैच नहीं कर रही। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं वो सर कभी कभी वेबसाइट से होता है। Yes, sir. फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सर। ये कभी कभी होगा। होता है, या तो नेटवर्क इशू है या कई बार वेबसाइट पे दिक्कत आती है। सर अभी अगर मैंने आप- दोबारा करा है, अभी भी सर ये जब होता है जब अगर कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सर ये जब होता है अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करती है, अगर डिवाइस से जैसे माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन, अच्छा, तो लेट आती है आवाज। तो कोशिश करो ऐसा ना करो। चलो पहले समझ लो इस चीज को बेटा। मैंने कर रखा है ईयरफोन्स वगैरह। हाँ तो वो हटा दो तो Yes, क्या ठीक हो जाए। मैंने भी हटा दिए तो सही आ रही है। ओके सर, मैं एक बार हटा कर देखता हूँ। चलो, अब इन तीन फोर्सेस की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट राइट डायरेक्शन में है, बॉडी का मास m है, इसका एक्सेलरेशन a मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट राइट में होगा और ma का होगा। इस पिक्चर को देख के ये मिल रहा है। अगर मैं ऐसा सोचूं भी इस बॉडी पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट में लग रहा है f, जिसकी वजह से ये बॉडी जिसका मास m है राइट में जा रही है a एक्सेलरेशन से, मींस इन तीनों का रिजल्टेंट ma है। अगर उतना ही फोर्स मैं लेफ्ट में लगा दूं, अगर मैं लगा दूं, है नहीं, अगर मैं लेफ्ट में लगा दूं फिर मोशन ही नहीं होगा। तो इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नो सर, नहीं होगा सर। हैं? हो जाएगा मेरे बच्चे फिर समझ, इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट राइट डायरेक्शन में ma का है। यस यस सर। सर। अगर उतना ही फोर्स राइट की बजाय लेफ्ट में मैंने अपनी तरफ से और लगा दिया तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 यानी कि अगर ये फोर्स होता तो अब नेट फोर्स 0 होता है इस पे। यस सर। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो मैं फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं। यस सर। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगी? F = ma और वर्टिकल में बनेगी N = mg। यस सर। इक्वेशंस वही बन रही हैं जो पहले बन रही थी, यस सर। लेकिन सोचने का तरीका चेंज कर दिया। पहले हम कह रहे थे भाई नेट फोर्स = मास * एक्सेलरेशन। हमने क्या किया? एक सूडो फोर्स अपनी तरफ से लगाकर बैलेंस कर दिया। क्या ये बात समझ में? एक लॉजिक, सोचने का तरीका एक ये है। दूसरा जो एक्चुअल सोचें, अगर मैं इस बॉडी पे बैठ जाऊं तो जिस फ्रेम में मैं एनालाइज कर रहा हूं एक्चुअल में तो वो नॉन इनर्शियल है। उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं न्यूटन्स लॉ कैसे लगा दूं? तो मुझे उसे इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। अब इनर्शियल फ्रेम बन गया और मेरे रिस्पेक्ट में तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो मैं फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूं। ये डीप थ्योरी है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो लॉजिक मैंने आपको दिया वो समझ में आ रहा है। यस सर। यानी कि बॉडी के पास जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ma लगाओ और फोर्सेस बैलेंस कर दो। सर ये हर केस में कर सकते हैं ना हम, ये सूडो फोर्स लगा के? हर केस में कर सकते हैं। यही चीज हम सर्कुलर मोशन में लगा रहे हैं, यही चीज हम सर्कुलर मोशन में लगा रहे हैं। भाई सर्कुलर मोशन में यहां मुझे पता है कि बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स को तो सर्कल में आ ही नहीं सकती। यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू मुझे पता है mv²r है। मैं कहां तक याद रखता रहूंगा कि नेट फोर्स मुझे mv²r करना है? जब भी सर्कल आया मैंने आउटवर्ड दिखाया mv²r, और जैसे ही मैंने ये दिखाया बैलेंस कर दो, काम खत्म। ये सूडो फोर्स है, एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है ये। क्या ये लॉजिक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये लॉजिक और ये लॉजिक दोनों क्लियर हो चुके होंगे। यस सर, क्लियर। यस सर। चलो फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सर। हाँ बेटा। सर आपने बोला था कि अगर चार्ज मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तो उससे इस क्वेश्चन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, हम अभी नहीं लेके चलेंगे, जब तक वो पूछेगा नहीं हम यूज नहीं करेंगे। है गलत चीज ये, लेकिन हमें मानना पड़ेगा ये, क्योंकि चार्ज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आ रही है, और यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट आ रही है, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा।
मैग्नेटिक फोर्स एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन वो किसी और चार्ज पे आएगा, इस खुद पे नहीं आता। ये हम जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए तो मैग्नेटिक को भूल जाओ, थोड़ी बहुत स्पीड से जो फर्क पड़ना है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये मान के चलो। अभी इस मोशन में जो हमने अभी लिया है, ये वाले मोशन में जब चार्जेस ऐसे मूव करते हैं तो बीच में पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी होगी, और उस मैग्नेटिक इसके मोशन की वजह से इसकी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पे सिचुएशन कैसी है, ऐसी है कि उस मैग्नेटिक फोर्स को मैं जीरो कह सकता हूं, लेकिन क्यों कह सकता हूं, जब तक हम मैग्नेटिक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो अभी तक मैग्नेटिक वाले पार्ट को तो नेग्लेक्ट कर दो, सिंपल केसेस लेके चलने हैं अभी। ओके सर। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो आराम से, आपके लिए। वैसे तो डीपीपी में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे ये क्वेश्चन? जरा ट्राई करो, फटाफट आंसर निकालो फटाफट इसका। तो आज क्या इसके बाद वाला भी फिजिक्स ही है सर? है बेटा? तो इसके बाद वाला क्लास में केमिस्ट्री नहीं होगा सर? नहीं, मैं ही लूंगा बेटा, सेकंड क्लास में मैं ही ले रहा हूं आज। Two equally charged identical small metallic spheres A and B repel each other with a force this. एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, और क्या दे रखा है? टू इक्वली चार्ज Q A एंड B, और कुछ डिस्टेंस है 2 × 10⁻⁵ लेफ्ट की तरफ। 2 × 10⁻⁵ लेफ्ट की तरफ, ये आ रहा है आंसर सर। 10⁻⁵ ओनली। 10⁻⁵ दो आंसर मिले हैं मुझे अभी तक, तो चेक करते हैं किसका ठीक है। क्यू इनमें जो फोर्स लगेगा वो दे रखा है हमें 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू KQ²/R²। Another identical uncharged sphere C is touched to B and then placed at the midpoint of the line joining A and B. अब A यहां था, B यहां पर था, R डिस्टेंस पे थे, C को लाए, B से टच किया तो चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस इस पे Q/2 और C को रख दिया बीच में, उसमें भी Q/2 और इसमें Q। तो उसने पूछा है then place at the midpoint of the line joining A and B, what is the net electrostatic force on C? C पे निकालना है। C पर ये रिपेल करेगा इधर और ये भी रिपेल करेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये वाला फोर्स जो होगा, राइट वाला फोर्स होगा KQ²/2 KQ1 Q2 अपॉन R², नहीं R/2 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस R/2 का होगा ना, तो R²/4, और उसके अपोजिट लगेगा KQ²/4 R/2 का स्क्वायर। तो ये 4 कट जाएगा, ये 2 कटेगा, ऊपर 2 आएगा, आंसर फिर से आ रहा है KQ²/R²। मींस वही वैल्यू वापस आ गई, तो ये आंसर सही है, ये गलत है। और ये किस तरफ आएगा? ये आएगा राइट में, लेफ्ट में भी नहीं, राइट। सर मैंने A के साथ टच कर दिया इसलिए लेफ्ट आ गया। अच्छा, उसे दे रखा B के साथ। क्या बेटा? एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर सुन लें। A और B दो चार्ज थे, दोनों पे QQ चार्ज, दोनों में फोर्स लग रहा है 2 × 10⁻⁵, तो उसकी वैल्यू KQ²/R² होगी। यस सर। अब C को लेकर आए और B से टच कर दिया, तो B और C में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2। यस सर। और C को रख दिया इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यानी कि R/2 डिस्टेंस। ठीक, अब हमें निकालना है C पे नेट फोर्स। तो C को A भी रिपेल कर रहा है और B भी रिपेल कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। A का फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा B के फोर्स से, देखते समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंसेस तो सेम है। यहां पे Q/2 का पेयर बनेगा, यहां पे Q और Q/2 का पेयर बनेगा, तो ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो राइट वाले फोर्स में से लेफ्ट वाला फोर्स माइनस कर दूं तो नेट फोर्स आ जाएगा। राइट वाला फोर्स इतना आएगा बेटा, KQ²/2 Q × Q/2।
अपॉन डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। यस सर। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2kq²/r²। आ गया सर, आ गया। और दूसरा निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर फिर से वही आ रहा है, kq²/r²। मींस नेट फोर्स तो वही रहा जो पहले था, चेंज ही नहीं हुआ। पहले जो ए पे लग रहा था अब सी पे लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। देख भैया, राइट वाला फोर्स बड़ा है लेफ्ट वाले फोर्स से, रिपल्शन है ना। अच्छा मैंने डायरेक्शन तो भूल गया, अट्रैक्शन ए की वजह से राइट में लगेगा रिपल्शन, ये स्ट्रॉन्ग होगा। बी की वजह से लेफ्ट में लगेगा, उसके कंपैरिजन में वीक होगा, तो नेट फोर्स तो राइट में आएगा बेटा। हाँ सर, डायरेक्शन। चलो अभी ले लो ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिंक पे ज्वाइन करना है, नेक्स्ट लिंक जो आया हुआ है उसी पे ज्वाइन करना है। ओके सर, बाय सर। बाय सर, मिलते हैं बेटा अभी। हाँ बेटा। सर एक्चुअली स्कूल में सर बता रहे थे कि जैसे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं तो एक लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ का, उसको 10 अगर r की वैल्यू 10 की पावर -15 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम नहीं लगा सकते। 10 की पावर -15 से ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम, मतलब अगर पावर बढ़ जाएगी और नेगेटिव तो नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? तो सर ये तो एटम में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर डिस्टेंस 10 की पावर -15 से भी कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा होता है, लेकिन अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो वो चेंज हो जाता है उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स को ना समझूं और मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही समझ के करूं तो आंसर सेम नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एप्लीकेबल है। ये मैं अभी मुझे बेटा सर मुझे एक क्वेश्चन एक मिनट, निकिता क्या कह रहे दोबारा बताओ। सर तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आती है। एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन दे रखा है, F = है, नीचे बिल्कुल एंड में है, E की पावर माइनस की फॉर्म में कुछ दे रखा है, उसे पढ़ के देखना आइडिया मिलेगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस करते हैं किसी सिचुएशन में। उस पे बेस एक क्वेश्चन है। अगर मैं न्यूक्लियस को देखूं, एटम के न्यूक्लियस को देखूं तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। यस प्रोटॉन्स तो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, वो रिपेल कर रहे होंगे, तो वो टूट के बाहर क्यों चले जाते? न्यूक्लियस में क्यों पड़े हुए हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, वो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, तभी वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो पा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गलत नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा होता है ना? बिल्कुल, लेकिन वो लगता ही तब है जब डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -15 के आसपास या उससे छोटा। उससे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर वो 3 i कैप और 4 j कैप वाला था, उसमें सर 1.44 कैसे आया था? 1.44 तो 7.2/5 करा था ना। हाँ, तो 7.2 को 5 से डिवाइड कर दे बेटा। ओके ओके सर, ये 5 नीचे था ना डिवाइड में, तो मैंने हाँ, इसको सर। सिंप्लीफाई कर दिया था। ओके सर। 10 की पावर -15 से कम के डिस्टेंस पे ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, न्यूक्लियर फोर्स। ओके सर। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत कम डिस्टेंस पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ज्यादा डिस्टेंस में भी है। वरना इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से? एटम का साइज तो अप्रॉक्स 10 की पावर -10 में होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10 की पावर -15 में होता है। सर सर एक्चुअली उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस कर पा रहा है, तभी वो स्टेबल हो पा रहा है। अदरवाइज तो अगर न्यूक्लियर फोर्स ना होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हो तो टूट जाता न्यूक्लियस। पढ़ा कैसे हुआ है?
यस सर। यस सर। तो सर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। नहीं नहीं नहीं, नहीं। न्यूक्लियर फोर्स का चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स का चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स नहीं आएगा। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन में आएगा, वो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन में आएगा बेटा। सर मैं सूडो में एक चीज पूछी थी सर, आप एक बार स्लाइड पे ले जाएंगे प्लीज सर। सर जो सेकंड केस है सर, आपने उसमें बॉडी को रेस्ट पे क्यों कर रहा है? मुझे कुछ ये समझ नहीं आया, मतलब रेस्ट पे क्या करना? नहीं, रेस्ट पे नहीं माना मैंने, इक्विलिब्रियम पे माना। इस समय बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में ma का। यस सर। मान लो बॉडी पे नेट फोर्स मैं कहता हूं 10 न्यूटन का लग रहा है राइट में, अगर मैं 10 न्यूटन का लेफ्ट में लगा दूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 सर, 0। किसी बॉडी पे राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट राइट में 10 का, मैंने लेफ्ट में लगा दिया 10 का, तो नेट फोर्स 0। इस बॉडी पे नेट फोर्स राइट में लग रहा था ma का, मैंने लेफ्ट में लगा दिया अपनी तरफ से ma का, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम। मैं फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूं, मैंने फोर्सेस बैलेंस कर दिए। सर तो पर्पस क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम बनाना? सिर्फ इक्वेशन बनाना, सिर्फ इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं। आप इस लॉजिक से इक्वेशन बना लो या इस लॉजिक से, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये समझ लो बस। ठीक है सर। सर फिर न्यूट्रॉन का पर्पस क्या है एटम के अंदर? बेटा ये इतनी डिटेल तो नहीं मैं जा सकता, एक केमिस्ट्री में पूछना। सर तो हम न्यूक्लियर फोर्स निकालेंगे कैसे? हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ बैलेंस करके उसकी फोर्स की वैल्यू बताएंगे। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं है। सर वो न्यूक्लियर फोर्स में E का मतलब एक्सपोनेंशियल है ना? हाँ, E वही एक्सपोनेंशियल टर्म जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है। यस सर। ठीक है बेटा, ब्रेक के बाद मिलते हैं अभी, ठीक? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके बेटा। यस सर, थैंक यू।